हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आधुनिक भारत की सीरीज़ हमने जो शुरू कर रखी है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता ही होगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में 3 प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे। छोटे आंदोलन तो अलग थे, लेकिन प्रमुख आंदोलन की बात करें 3 मुख्य आंदोलन चलाए गए थे। फर्स्ट असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंतिम बड़ा आंदोलन था। उस समय की परिस्थितियों को समझे कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लगातार मित्र राष्ट्रों की इस द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो रही थी। एशिया के अंदर देखें, जापान लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और जापान ने लगातार रंगून बर्मा तक लगभग उसने अटैक कर दिया था और रंगून बर्मा के बाद अगला हिस्सा भारत का आता था। भारत उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा उपनिवेश था। भारत का अंग्रेजों के हाथ से निकलने का अर्थ था कि अंग्रेजों की एक बहुत करारी हार, क्योंकि सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था। अब भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों की अत्याचारी नीति से वो पहले ही परेशान थे। तो लगातार गांधी जी भी ये चाह रहे थे कि अगर जापान ने यहाँ पर अटैक किया तो वो अटैक जापान मुख्य रूप से भारत के लोगों पर नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों को उपनिवेश था। तो ये अंग्रेजों के ऊपर अटैक होगा जिसका सामना भारत के लोगों को करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक बड़े आंदोलन चलाने के लिए आवाज़ उठी कि हमें ये वो उचित समय है, यही वो उपयुक्त समय है जब हमें अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय कमज़ोर हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी हालत ख़राब हो रही है। अभी मौका है कि हमें उनको पर अटैक करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को बुलाया गया और उस कार्यकारिणी समिति में हम ये भी कह सकते हैं वर्धा प्रस्ताव पास हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। याद रखेंगे, वर्धा में कांग्रेस का 14 जुलाई 1942 को सम्मेलन होता है, जहां कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया जाता है। इसके बाद 1 अगस्त को तिलक दिवस भी मनाया गया था प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, ये भी याद रखेंगे। उसी दौरान 1 अगस्त को तिलक दिवस प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के अंदर मनाया गया था। यहाँ तक की परिस्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से समझ होंगे। फिर बाद में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की एक बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में होती है। अब जिस दिन ये मीटिंग हुई उस दिन गांधी जी मीटिंग को संबोधित करते हैं और मीटिंग को संबोधित करते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए करने के लिए एक अंतिम बड़ा मौका है। अगर आपने अब भी कुछ नहीं किया तो हम कभी भी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गांधी जी के धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अब धीरे धीरे गांधी जी की फिलॉसफी चेंज हो रही है, क्योंकि गांधी जी इस बात को समझ गए थे। लगातार अंग्रेज़ों के साथ वो अहिंसा की नीति का पालन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उससे समझ नहीं रहे थे। ऐसे ही कुछ इस बात को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि ने पहले ही समझ लिया था कि अंग्रेज प्यार की भाषा नहीं मानेंगे, जबकि गांधी जी इस चीज़ को समझने में उन्होंने देरी कर दी। तो गांधी जी लेकिन अब ये समझ गए थे कि अंग्रेज प्यार से भारत से छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर गांधी जी ने कहा कि अब वो हमारे पास समय है कि या तो हम अपने देश को आज़ाद कराएं या अपने प्राणों को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दें। लेकिन यानी कि हमें अब बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। जब गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया तो वहाँ लोगों में एक जोश हो गया, एक उत्साह आ गया कि हमें अब देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। लगभग 1 घंटे का उनका जो भाषण था उसमें ज़बरदस्त तरीके से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि अब मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये अंतिम लड़ाई है, अगर अब मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा कि अगर आप मुझे वो स्टूडेंट आगे आए जो अंतिम समय अर्थात देश को आज़ादी तक साथ दे सकें। ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन स्कूल छोड़ के आगे नहीं, अब हमें ये सोच लें कि हमें जब तक स्कूल कॉलेजेस को छोड़ना है जब तक हम देश को आज़ाद न करा दें। देशी रियासतें थी, 500 से अधिक देशी रियासतें थी, उनके शासकों को गांधी जी ने कहा कि आप ये मानिए कि हमें वो काम करना है जो हमारी जनता चाहती है, अर्थात हमें मात्र हमारी जो माँ भारती है उसको आज़ाद करवाना है, लोगों की आवाज़ को सुनना है, हमें गुलामी नहीं करनी है। दूसरी तरफ उसने जो कर्मचारी वर्ग को ये कहा कि आपको अपनी सर्विस छोड़नी नहीं है, आप सर्विस में बने रहें, लेकिन सर्विस करते करते दौरान भी आपको मुख्य रूप से
अंग्रेजों की मशीनरी को कमज़ोर करना है, उनका सहयोग करना नहीं, सहयोग करना है ही नहीं, क्योंकि वो भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर काम कर रहे थे। अंग्रेज थे कितने? अंग्रेज थे एक मुट्ठी भर थे। अगर हम एक दिन में चाहें तो अंग्रेजों को एक दिन में भगा सकते थे, लेकिन हमारा मानसिक चिंतन पता नहीं कहाँ चला गया था। लगातार मुट्ठी भर लोगों को हम गुलामी कर रहे थे और यहाँ पर उनसे शासन करवा रहे थे, वरना भारत एक दिन में ही आज़ाद हो सकता था। मुट्ठी भर अंग्रेज थे, लेकिन सारे के सारे उनकी सेवा करने का काम कौन करते? हम भारतीय कर रहे थे। हमारी मानसिक, हमें एक प्रकार से मानसिक गुलामी की शायद आदत हो चुकी थी। इसके अलावा सैनिकों को उसने कहा कि ये जो भारतीय हैं, जो इस कल से इस मूवमेंट के अंदर भाग लेंगे, ये आपके भाई हैं, इनके ऊपर आपको किसी भी हालत में गोली नहीं चलानी है। और गांधी जी के इन प्रस्तावों का, गांधी जी के इन सुझावों का काफ़ी अधिक सैनिकों पर, काफ़ी अधिक कर्मचारियों पर, काफ़ी अधिक विद्यार्थियों पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। ये जो हुआ था, ये ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये सेशन बुलाया गया था, वहीं पर इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई थी। इसे अगस्त क्रांति मैदान, याद रखेंगे, इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, 8 अगस्त को गांधी जी भाषण दे रहे हैं। 8 ही अगस्त को रात को सभी जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सभी बड़े बड़े लीडर्स को उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था जब गांधी जो अहिंसा की बात करने वाला व्यक्ति था, वही अब क्या कर रहा है, करो या मरो, अर्थात ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, और अंग्रेज़ों की हालत पहले ही बहुत अधिक खराब थी। तो गांधी जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स को रात को उठा लिया जाता है, और रात 12 बजे सभी जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, प्रथम पंक्ति के जो लीडर थे, उनको उठा लिया जाता है। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में नज़रबंद कर दिया जाता है। याद रखें, गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में नज़रबंद कर दिया जाता है, अर्थात कोई भी भारतीय उनसे नहीं मिल सकता था। 9 अगस्त को ये मूवमेंट शुरू होना था। सभी पब्लिक के अंदर एक उत्साह था, एक जोश था कि भाई हमें ये मूवमेंट शुरू करना है। अपने अपने लीडर्स को देख रहे थे, लेकिन उनको बड़े लीडर्स कहीं भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सभी बड़े लीडर्स को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था किसी न किसी प्रकार का बहाना लगाकर। प्रेस के ऊपर भी इन लोगों ने बैन लगाया था। गांधी जी के अखबार जो थे उनके ऊपर बैन, हरिजन और दूसरा जो अन्य अखबार महत्वपूर्ण थे उनके ऊपर भी बैन लगाया था, और अन्य जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। इस प्रकार ये आंदोलन 9 अगस्त को ये आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने शुरू के अंदर थोड़ी शांति धारण की, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी ने पहले ही कह चुके थे करो या मरो। इस प्रकार ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर एकदम से फैल गया, और आंदोलन की रूपरेखा, ये आंदोलन कैसा बन गया, हिंसक बन गया। जगह जगह पर रेल की पटरियों को उखाड़ फेंक दिया गया, जगह जगह रेल, डाक तार जैसी व्यवस्था थी उनको चौपट कर दिया गया, हिंसक हो गए, और लोग जगह जगह अंग्रेजों का प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफ़ी जगह पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी भी डेथ हो गई, अंग्रेजों की भी डेथ हो गई। एक तरह से लगातार आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों की हालत भी इस आंदोलन के अंदर खराब हो गई थी। अंग्रेजों ने जाकर गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये आंदोलन बहुत हिंसक हो रहा है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसकी निंदा करो। गांधी जी ने कहा, मैं क्यों निंदा करूँ भाई, ये जो हिंसक हो रहा है इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। आप लोगों की गलत नीति की वजह से ये आंदोलन हिंसक हो रहा है, इसलिए भारतीय लोग हिंसक हो रहे हैं। और वास्तव में गांधी जी चाहते भी यही थे, क्योंकि भारतीय लोग हिंसक हों, तो गांधी जी ने पहले ही कह दिया था करो या मरो। इस प्रकार 10 फरवरी 1943 को गांधी जी, लेकिन जब ये बहुत अधिक अंग्रेजों की तरफ से हिंसक घटनाएं घटी तो बाद में 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। याद रखेंगे, इसी जेल से 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास भी रखा, अंग्रेजों की हिंसक इस कार्रवाई के खिलाफ। लगातार आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था। जब गांधी जी ने ये कार्रवाई की तो देश के जहाँ गांधी जी को रखा गया था उसको चारों ओर से घेर लिया गया, और गांधी जी को आज़ाद करो, गांधी जी को आज़ाद करो। अंग्रेज़ों के पास देश से, विदेशों से बहुत अधिक लेटर्स आने लगे कि गांधी जी को तुरंत जेल से रिलीज़ किया जाए, गांधी जी को तुरंत आज़ाद किया जाए, क्योंकि गांधी जी का हेल्थ वैसे ही बहुत ख़राब रहती थी। खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को गांधी जी को इस आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप समझ होंगे। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन के अंदर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास तो एक ही बात था, एक ही चीज़ का रोना धोना था कि हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए। उनके पास और दूसरा कोई पॉइंट नहीं था, 24 घंटा उनका एक रोना था, अलग राष्ट्र, बस ये था उनके पास। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट नेताओं थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस आंदोलन के अंदर भारत का समर्थन
नहीं किया। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस मूवमेंट का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी हम आइडियोलॉजी देखें तो मुख्य रूप से वो सिर्फ एक प्रकार दलित वर्ग के उत्थान तक इसी में थे। देश की आज़ादी के अंदर मुझे कहीं लगता नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुझे कहीं योगदान नजर आ रहा है। वो सिर्फ दलित वर्ग के लिए ही काम कर रहे थे। देश की आज़ादी या एक प्रकार से गांधी जी का विरोध भी उनको एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे थे। नेक्स्ट, उसी दौरान बम्बई से नियमित रेडियो यानी बम्बई से नियमित रेडियो प्रसारण कार्यक्रम चल रहा था। जो मुंबई से नियमित रेडियो कार्यक्रम को राम मनोहर लोहिया जी कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया जी मुंबई से रेडियो प्रसारण अर्थात अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, लोगों को एक प्रकार से आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम पीढ़ी के नेता तो अरेस्ट हो चुके थे। ये नए द्वितीय पीढ़ी के नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई लीडर नहीं था, मुख्य लीडर वहाँ जा चुके थे। अन्य ये नए प्रकार के लीडर अब उभर कर आए थे, तो लोगों को जहाँ से भी लीडर बनाने का मौका मिला लोगों ने उन्हीं को प्रमोट किया और उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। जबकि भूमिगत रहकर उषा मेहता ने कांग्रेस का रेडियो संभाला। एक प्रकार रखेंगे कांग्रेस का रेडियो अर्थात कांग्रेस की आइडियोलॉजी, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भूमिगत रहकर उषा मेहता ने कांग्रेस का रेडियो संभाला। अर्थात इस आंदोलन, लोगों में राष्ट्रवाद, इसके प्रति काफ़ी अधिक काम किया उषा मेहता ने। जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया। जब प्रथम पीढ़ी के नेता अरेस्ट हो चुके थे तो इन सभी ने इस आंदोलन का एक प्रकार से आंदोलन को बढ़ाया, इसका नेतृत्व किया। उसी दौरान कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे हमारे देश में जिनको पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने आज़ाद करा लिया था और वहाँ पर समांतर सरकार चलाई, जिसमें बलिया, सतारा व मिदनापुर ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इन क्षेत्रों को आज़ाद करा लिया गया था और यहाँ पर समांतर सरकारें बनाई और कुछ दिन तक समांतर सरकारें चलाई। लगातार आंदोलन के अंदर हिंसक घटनाएं भी हो रही थी। आंदोलन यद्यपि असफल रहा, असफल रहने के बहुत से कारण थे, लेकिन फिर भी असफल रहने के बावजूद भी इस आंदोलन ने क्या किया, राष्ट्रवाद को जगाया। अर्थात लोगों को ये एहसास कराया, देश प्रेम की भावना जगाई लोगों के अंदर। पहली बार ये हुआ कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। राष्ट्रवाद उनके अंदर उफलने लग गया, एक प्रकार से ऊपर उबारे लेने लग गया था। राष्ट्रवाद को जगाया और उनको ये भी महसूस हो गया था कि अंग्रेज अजय नहीं है, जब जापान उनको हरा सकता था हम क्यों नहीं हरा सकते। सेकंड है, आज़ादी के नज़दीक पहुँचे हैं, यानी कि भारतीय लोगों का भी ये एहसास भी हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन ज़्यादा समय भारत में टिक नहीं पाएगा, अंग्रेज़ अब कुछ समय के ही मेहमान हैं। अंग्रेज़ों को भी एहसास कराया कि अगर हमें भारत के अंदर शासन करना है तो हमें भारत के लोगों को खुश करना पड़ेगा। अर्थात भारत के लोगों की मर्जी के बिना हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। हमें अगर यहाँ से जाना भी है, रेस्पेक्ट के साथ जाना है, तो भी हमें भारतीयों को खुश करना पड़ेगा, वरना ये कल ये कहेंगे कि भारतीयों ने ठोक पीट करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। इस प्रकार इस आंदोलन ने, बेशक ये आंदोलन असफल रहा हो, लेकिन असफल रहकर भी इस आंदोलन ने बहुत अधिक लोगों के लिए काम किया। तो आई होप क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को आप अच्छी तरह समझ होंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो एक बार फिर इसको देख लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।